इफ आई वॉज यू आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। अब इसको समझने के लिए मैंने आपको एक स्ट्रक्चर समझाया था, वो आपको याद होगा, है ना। इसका मतलब होता है कि यदि मैं तुम्हारी जगह पर होता, तो देखिएगा यदि कल्पना संबंधी वाक्य हो और कल्पना संबंधी वाक्य में सजेशन अगर भी दिया जाए तो उसमें भी जो है ना, उसमें जो स्ट्रक्चर होता है सबसे पहले इफ़ होता है, इफ़ के बाद आई होता है, आई के बाद जो है बाज का इस्तेमाल कभी नहीं होता, चाहे कोई भी सब्जेक्ट आई रहे, ही रहे, कुछ भी रहे, उसके साथ हमेशा जो है बेयर का ही इस्तेमाल होता है। उसके बाद नाउन लिखाएगा, है ना। और नाउन के बाद आपको ध्यान देना है जो सेकंड स्ट्रक्चर होता है उसमें सब्जेक्ट प्लस वुड प्लस V1 का इस्तेमाल होता है। तो देखेंगे यहाँ पर जो गलती आपको पता चल रहा होगा, इधर तो सही है कि सब्जेक्ट के बाद वुड प्लस V1 लिखा है, लेकिन फर्स्ट में देखिए लिखा है इफ़ आई वाज यू, तो इसी सेक्शन में गलती है ना। यहाँ बाज के स्थान पर जो है किस चीज़ का प्रयोग होगा, यहाँ जो है बाज के स्थान पर यदि बेयर लिखा हुआ रहता तो सेंटेंस बिल्कुल सही हो जाता। इसका इस तरह से देखिएगा, एक आध दो स्ट्रक्चर्स मैं आपको समझाता हूँ जिससे लिखा रहता है कि यदि मैं राजा होता, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनाएंगे, इफ़ आई वाज ए क्वीन नहीं होगा क्योंकि ये कल्पना संबंधी वाक्य है ना। तो उसमें बोलेंगे इफ़ आई बेयर ए किंग, है ना, तो मैं तुमको अपनी रानी बनाता, आई वुड मेक यू माई क्वीन। अब देखिएगा इस चीज़ को समझने के लिए मैं एक चीज़ में बता रहा हूँ, एक रेफरेंस में दे रहा हूँ। माइकल स्वांग का किताब का नाम आपने सुना होगा, बहुत अच्छी बुक है ना। उसको लेकर के आप घर पर पढ़ेंगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। उसमें उन्होंने एक लाइन लिखा है कि बी ऑफ्टन यूज द स्ट्रक्चर इफ़ आई बेयर, है ना, टू गिव एडवाइस। अगर आपके पास पुराना किताब होगा, ठीक है, अगर पुराना किताब होगा तो माइकल स्वांग का किताब का पेज नंबर जो है 252 में देखेंगे। अभी जो नया एडिशन आया उस नया एडिशन के पहले वाला में देख लीजिएगा, उसमें 252 में ये चीज़ लिखा है। नया वाला में कुछ पेज आगे पीछे हो सकता है। तो उन्होंने लिखा है कि वी ऑफ्टन यूज द स्ट्रक्चर इफ़ आई बेयर टू गिव एडवाइस। तो एडवाइस का सेंस अगर दे रहा हो तो उस स्थिति में इफ़ आई अगर लिखा हुआ हो तो उसके साथ जो है बेयर का प्रयोग होता है। हु बहुत सेम लाइन लिखा। तो देखिए यहाँ पर भी वही चीज़ है ना, इफ़ आई बाज यू, तो यहाँ हो जाएगा इफ़ आई बेयर यू, है ना, आई वुड नॉट अटेंड द फंक्शन। देखिए, है ना, मैं फंक्शन को अटेंड नहीं करता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा ना, वो जो है कौन सा होना चाहिए, ए होना चाहिए, क्योंकि गलती जो है ए में ही है। ही डिड नथिंग एल्स देन प्ले। अब देखिएगा इसमें जो गलती किया है वो किस सेक्शन में है, वो जो है ना सी सेक्शन, यानी इसका आंसर जो होगा सी होगा। अब गलत क्यों है इसको इस तरह से समझिए। कहता है कि डू लिखा हुआ रहे, डज लिखा हुआ रहे, डू डज और डिड, और उसके बाद ध्यान देना है आपको, या तो नथिंग लिखा हुआ रहे, क्या लिखा हुआ रहे, नथिंग, या नथिंग एल्स लिखा हुआ रहे, नथिंग एल्स लिखा हुआ रहता है। तो इसके बाद जिस कंजक्शन का प्रयोग होता है ना, वो कंजक्शन क्या है, बट है। तो यदि इसके बाद अगर इसके बाद जो है बट लिखा हुआ रहेगा तो समझना है कि सेंटेंस बिल्कुल सही है, और अगर देन लिखा हुआ रहेगा तो समझेंगे कि सेंटेंस गलत है। तो इस तरह से देखा जाए तो यहाँ पर देखेंगे सी में क्या लिखा है, देखिए, है ना, लिखा है डिड नथिंग एल्स। देखिए डिड नथिंग एल्स मिल रहा है, तो इसके बाद क्या लगेगा, बट लगेगा, न कि देन लगेगा। तो यहाँ देन के स्थान पर यदि बट लिखा हुआ रहता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल क्या हो जाता, सही हो जाता। इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन 2 legs। अब देखिए समझना इसमें क्या है, सबसे पहला ये चीज़ समझना है कि यदि वाक्य में इट इज़ टाइम लिखा हुआ रहे, इट इज़ टाइम लिखा हुआ रहे, या इट इज़ हाई टाइम लिखा हुआ रहे, ठीक है, इट इज़ टाइम रहे या इट इज़ हाई टाइम जो है यदि लिखा हुआ रहता है तो इसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 यानी पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग होता है। जैसे ट्रांसलेशन है, मेरा जाने का समय हो गया है, मेरे जाने का समय हो गया है, तो इसका ट्रांसलेशन क्या बनेगा, इट इज़ टाइम, है ना। अगर आपने बना दिया आई हैव गॉन तो ये गलती हो जाएगा, है ना। गलती इसलिए हो जाएगा, देखने में लगता है कि प्रेजेंट परफेक्ट का वाक्य है, लेकिन जब इसको बनाएंगे तो ये चेंज हो जाता है, पास्ट इंडेफिनिट में हो जाता है। तो इसको अगर बनाएंगे तो हो जाएगा इट इज़ टाइम, या इट इज़ हाई टाइम भी लिख सकते हैं, और आई हैव गॉन के स्थान पर लिखाएगा आई वेंट। अब देखिए समझना क्या है कि यहाँ के बाद देखिए इस सेंटेंस के बाद पास्ट इंडेफिनिट टेंस का प्रयोग किया है जो बिल्कुल सही है। अब आगे लिखता है इट इज़ हाई टाइम ही स्टूड ऑन हिज ऑन 2 legs। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, यहाँ पर जो टू का जो प्रयोग है ना, ये अनावश्यक है।
देखेंगे एक वर्ड होता है अपने पैरों पर खड़ा होना। अपने पैरों पर खड़ा होना ये ऑटोमेटिक यूज है, जिसका इंग्लिश होता है टू स्टैंड ऑन वंस, है ना, ऑन OWN ऑन लेग्स। इसका मतलब होता है ना, सॉरी एक मिनट और देखेंगे, कहता है टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स। इसका मतलब क्या होता है, अपने पैरों पर खड़ा होना, टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स, है ना। इसके साथ मतलब ये 2, 3, 4 का इस्तेमाल नहीं होता। तो यहाँ पर 2 को यदि हटा दिया जाए तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, क्योंकि सही फ्रेज होता है अपने पैरों पर खड़ा होना का जो सही अंग्रेजी होता है टू स्टैंड ऑन वंस ऑन लेग्स होता है। यहाँ पर 2 का प्रयोग जो है अनावश्यक है। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो सही आंसर है, सही जो एरर है वो किस सेक्शन में है, सी सेक्शन में है। लिखा है नॉलेज ऑफ एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस आर रिक्वायर्ड टू पास द एग्जामिनेशन। देखिए ध्यान दीजिएगा, अगर स्ट्रक्चर में ये हो, नाउन के बाद ऑफ लिखा हुआ हो और ऑफ के बाद क्या लिखा हुआ हो, नाउन लिखा हुआ हो, तो जो इसमें जो वर्ब होता है ना, यह इसके बाद जो वर्ब होगा ये किसके अनुसार होता है, जो ऑफ के पहले नाउन आता है उसी के अनुसार वर्ब का इस्तेमाल होता है। आप देखेंगे नॉलेज नाउन है, उसके बाद ऑफ है, ऑफ के बाद फिर देखिए एटलीस्ट 2 लैंग्वेजेस लिखा हुआ है। तो यहाँ पर ऑफ है तो ऑफ के पहले क्या आया है, नॉलेज आया है। तो नॉलेज जो है अनकाउंटेबल नाउन है, अर्थात मेरा कहने का मतलब ये है कि नॉलेज जो है कैसा नाउन है, सिंगुलर नाउन है। तो जब ये सिंगुलर नाउन है तो इसके साथ वर्ब कैसा इस्तेमाल होगा, सिंगुलर का इस्तेमाल होगा। यहाँ पर जो आर लिखा है ना ये बिल्कुल गलत है। अगर आर के स्थान पर इज लिखा होता तो सेंटेंस जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो उत्तर है, जो एरर है वो किस सेक्शन में है, इस प्रश्न का जो एरर है ना वो जो है सी सेक्शन में है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं पहुंचा, आई फाउंड देम बोथ सिटिंग एट द टेबल। जब मैं वहाँ पहुंचा तो मैंने दोनों को टेबल पर बैठा पाया। वेटिंग ऑन मी, अब समझिए झमेला कहाँ पे है। यहाँ पर देखिए लिखा है वेट ऑन मी। देखिएगा, याद रखिएगा, वेट का मतलब होता है हिंदी में इंतज़ार करना। सबसे पहला पॉइंट इसको समझ लीजिए। दूसरा चीज़ समझना है कि यदि वेट के बाद व्यक्ति रहे, है ना, क्या रहे, वेट के बाद कोई व्यक्ति रहे, तो वेट के बाद जो है एक प्रीपोजिशन का प्रयोग होता है। वो प्रीपोजिशन कौन सा है, फॉर है। ऑन का प्रयोग नहीं होता, वेट ऑन मी नहीं होता, वेट फॉर मी होता। वेट के बाद यदि व्यक्ति रहे या व्यक्ति का नाम या व्यक्ति से संबंधित कोई प्रोनाउन रहे तो उस स्थिति में जो है ऑन का प्रयोग ना होकर के जो है यहाँ पर किस चीज़ का प्रयोग होता है, फॉर का प्रयोग होता है। तो इस तरह से देखा जाए अगर वेट फॉर मी लिखा होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। तो इसलिए इसका जो एरर है वो किस सेक्शन में है, इसका एरर जो है सी सेक्शन में है। वेट ऑन मी के स्थान पर वेट फॉर मी होगा। है व्हेन शैल बी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। देखिए जब वाक्य में शैल का प्रयोग हुआ हो तो शैल के बाद V1 का इस्तेमाल होता है, बिल्कुल सही है। यहाँ पे व्हेन शैल बी अराइव टू आवर डेस्टिनेशन। अब यहाँ पर समझना है, अराइव के बाद जो ये टू लगाया है इसी में झमेला है। कहता है कि यदि वाक्य में अराइव लिखा हुआ रहे तो अराइव के बाद, और अराइव के बाद क्या क्या चीज़ लिखा हुआ रहे, ध्यान देना है। अराइव के बाद लिखा हुआ रहेगा डेस्टिनेशन। क्या लिखा हुआ रहे, डेस्टिनेशन लिखा हुआ रहेगा, या लिखा रहे कंक्लूजन लिखा हुआ रहे, ठीक है। कंक्लूजन के बाद आपका लिखा हुआ रह सकता है एग्रीमेंट लिखा हुआ रहे, एग्रीमेंट लिखा हुआ रहे, या आपका आइडिया लिखा हुआ रहे, ठीक है। तो यदि ये सारा चीज़ लिखा हुआ रहेगा ना तो अराइव के बाद हमेशा जो है एट का प्रयोग होता है। दूसरा चीज़ समझना है कि कभी कभी ये चीज़ हम समझने वाली पॉइंट है कि अगर जगह का नाम दिया हुआ रहे, ठीक है, तो अराइव के बाद एट भी लग सकता है और इन भी लग सकता है। अगर छोटा जगह हो तो अराइव के बाद एट का इस्तेमाल होगा, और यदि अराइव के बाद इन लिखा हुआ है तो समझिए कि इसके बाद जो है कोई बड़ा जगह का नाम दिया हुआ रहेगा, बड़ा जगह का नाम रहेगा, ठीक है। तो देखेंगे यहाँ पर ये 2-3 पॉइंट है जो समझने वाला है। अराइव के बाद हमेशा ये डेस्टिनेशन, कंक्लूजन, एग्रीमेंट और आइडिया रहे तो हमेशा जो है एट का प्रयोग होता है, टू का प्रयोग नहीं होता है। तो यहाँ पर देखेंगे अराइव के बाद जो टू का प्रयोग किया है ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि इसके आगे डेस्टिनेशन लिखा हुआ है। इसलिए यहाँ पर जिस प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा वो प्रीपोजिशन कौन सा है, वो एट प्रीपोजिशन है। तो इस तरह से देखा जाए तो इसका जो सही आंसर होगा वो किस सेक्शन में है, सी सेक्शन में है। Based on the newspaper reports, we can conclude that many accidents caused by reckless driving
अब देखिए बेस्ड ऑन द न्यूज़पेपर रिपोर्ट्स, इसको सेंटेंस से कोई लेना देना नहीं है। आगे बढ़ेंगे तो कहता है वी कैन कंक्लूड दैट, है ना, हम लोग निष्कर्ष निकाल सकते हैं कि मेनी एक्सीडेंट्स काउज्ड, बहुत सारे घटनाएं होती है बाय रेकलेस ड्राइविंग, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा। देखिएगा, है ना, देखिए बाय रेकलेस ड्राइविंग लिखा हुआ है, के द्वारा लिखा हुआ है, और यहाँ पर लिखा हुआ है काउज्ड, यानी ये सेंटेंस गलती है, ये वाक्य को जो है ये पैसिव वॉइस में है ना। तो मेनी एक्सीडेंट्स आर काउज्ड, बहुत सारे घटनाएं होती है किसी के द्वारा, रेकलेस ड्राइविंग के द्वारा होती है। तो यहाँ पर जो काउज्ड लिखा है यही गलती है, यहाँ पर जो है एक्सीडेंट है तो इसको पैसिव वॉइस में जाना चाहिए। तो मेनी एक्सीडेंट के साथ एक चीज़ छूटा हुआ, यहाँ पर यदि आर लिखा हुआ था ना कि मेनी एक्सीडेंट्स आर काउज्ड बाय रेकलेस ड्राइविंग लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही होता। दूसरा चीज़ समझना है कि ये देखिएगा, जहाँ पर जनरली अगर निर्जीव चीज़ लिखा हुआ रहता है, तो निर्जीव चीज़ यदि रहता है उसके बाद यदि वर्ब का इस्तेमाल होता है, ऐसा देखा गया है कि यदि मेन वर्ब में वाक्य रहे तो वो सेंटेंस होता है जनरली पैसिव वॉइस में ही होता है। तो यहाँ पर जो है एक सिर्फ काउज लिखा है जो गलत है, यहाँ पर अगर आर काउज लिखता तो वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है। तो इस तरह से देखा जाए तो मेरे समझ से इसका जो एरर है वो जो है सी सेक्शन में है। फीमेल्स आर नॉट अपॉइंटेड इन आवर कॉलेज। देखिए इसमें जो गलती है उसके सेक्शन में किया गया है, ये जो गलती है ना इसमें वो ए सेक्शन में है। यहाँ फीमेल्स के स्थान पर अगर वीमेन लिखा हुआ होता तो वाक्य बिल्कुल सही हो जाता। क्यों? अब देखिएगा मेल और फीमेल का इस्तेमाल जो है ना ये मेडिकल टर्म में होता है, मेडिकल टर्म में करना इसको अच्छा माना जाता है, और मेडिकल टर्म को छोड़कर किसी और कंटेक्स्ट में किसी और संदर्भ में करते हैं तो वो गलत होता है। उस संदर्भ को छोड़ दिया जाए मेडिकल टर्म को तो हमेशा ये गलत होता है। मेडिकल टर्म में आप मेल या फीमेल का इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन ये दो कंटेस्ट को छोड़ दिया जाए तो हर हालत में, है ना, फीमेल के लिए विमेन का इस्तेमाल होगा, और अगर मेन लिखा हुआ है अगर मेल लिखा हुआ तो उसके लिए मेन शब्द का इस्तेमाल होगा। तो यहाँ पर ये सेक्शन में गलती है और कुछ नहीं। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क। अब देखिए गलती कहाँ पर है, गलती यहीं पर है ना। पूरा सेंटेंस पढ़ लें। द ऑफिसर इज एंग्री ऑन द क्लर्क फॉर नॉट अटेंडिंग टू द वर्क्स। अब गलती क्या है वो समझना है। कहता है कि एंग्री के बाद दो चीज़ का प्रयोग होता है, विथ का भी प्रयोग होता है, और दूसरा जो है एक और प्रीपोजिशन है वो एट लगता है। एंग्री के बाद दो ही प्रीपोजिशन लगता है, या तो विथ या तो एट, ऑन तो लगता ही नहीं, इसलिए तो बिल्कुल गलत है। आप ध्यान देंगे कि यदि एंग्री के बाद विथ लिखा हुआ रहेगा तो कोई पर्सन रहेगा, और एंग्री के बाद एट लिखा हुआ रहेगा तो कोई चीज़ रहेगा, है ना, थिंग या समथिंग कर दीजिए आप। तो एंग्री के बाद यदि पर्सन है तो देखिए एंग्री ऑन क्लर्क, देखिए यहाँ पर्सन है ना, तो जब पर्सन है तो देखेंगे यहाँ ऑन प्रीपोजिशन का प्रयोग ना होकर के विथ प्रीपोजिशन का प्रयोग होगा। अगर एंग्री यहाँ ऑन के स्थान पर यदि विथ लिखा हुआ रहता तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो एरर है वो किस सेक्शन में है? ये जो एरर है वो जो है बी सेक्शन में। नो सूनर आई हैड स्पोकन देन ही लेफ्ट। अब देखिए गलती कहाँ पर किया है, ये समझने वाली बात है। ये तीन चीज़ है ना। पहला देख लीजिएगा नो सूनर, अगर आप एडवर्ब पढ़े होंगे तो उसमें ये पढ़ाया गया होगा। नो सूनर है, हार्डली है, और एक वर्ड और है स्कार्सली है, SCARCELY, स्कार्सली है। तो ये सारे जो शब्द होता है ना ये इन्वर्सियन में रहता है। इन्वर्सियन में रहने का मतलब है कि नो सूनर, हार्डली और स्कार्सली के बाद जो है हैड का प्रयोग होता है, यानी ऑक्सिलरी वर्ब का प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग होता है, और जब हैड लग गया तो सब्जेक्ट के बाद क्या चलाएगा? भी थ्री लगेगा। अब देखिए यहाँ पर लिखा है कि नो सूनर आई हैड स्पोकन, यही सेक्शन में यहाँ पर गलती किया है ना। तो नो सूनर के बाद जो है आई हैड स्पोकन जो है इसको लिखना चाहिए था, क्या चीज लिखना चाहिए था? हैड आई स्पोकन अगर लिख देता तो ये वाक्य जो है बिल्कुल सही हो जाता है। यानी आई हैड जो है इसमें हैड को जो है आई के पहले लिखना होगा, तब ये वाक्य जो है बिल्कुल सही होगा। तो इस तरह से देखा जाए तो इस प्रश्न का जो एरर है वो किस सेक्शन में है? वो जो एरर है ना वो बी सेक्शन में है। यदि आपको हमारा ये प्रोग्राम अच्छा लगता है तो मैं चाहूँगा कि हमारे इस प्रोग्राम को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और उन्हें भी प्रस्यूट करें हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए। और हाँ, एक बात और, यदि आपको हमारे इस कॉमन एरर का PDF चाहिए तो उस PDF को लेने के लिए नीचे जो लिंक पर नंबर दिया जा रहा है उस पर संपर्क करें। उस नंबर पर जैसे ही आप संपर्क करेंगे मैं आपके लिए व्यवस्था करूंगा कि जितने भी कॉमन एरर मैंने अब तक बताया है सारे का PDF एक साथ में आपको प्रोवाइड करूं। तो आज के लिए बस इतना ही। देखते रहिए, सीखते रहिए और अपने दोस्तों को भी सिखाते रहिए। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।